आज की कहानी का शीर्षक है उद्धार। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी बताई है जिसने अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जिसने अपने आप से पहले दूसरों के सुख दुख, दूसरों की आकांक्षाओं, दूसरों के हृदय के बारे में सोचा। और उसने इसमें ये भी बताया गया कि किस प्रकार जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है तो वो किन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और इस कहानी के जरिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने समाज के उन रूढ़िवादी विचारों पर भी प्रहार किया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति की इच्छा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी प्रसन्नता से ज्यादा सामाजिक दिखावा, उसको महत्व दिया गया है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में एक युवक रहता था। उसका नाम था हजारी लाल। वह पढ़ा लिखा, विनम्र और समझदार युवक था। माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते थे। समय बीतता गया और जब हजारी लाल विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसके लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में उन्हें एक अच्छे परिवार की सुशील और सुंदर कन्या मिल गई। कन्या के पिता दार बारीला नगर के सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते थे। दोनों परिवारों को यह संबंध पसंद आया और विवाह की बात लगभग तय हो गई। घर में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। रिश्तेदारों के बीच भी शुभ समाचार पहुंचने लगे। माता पिता भविष्य के सुंदर सपने देखने लगे। लेकिन इसी समय हजारीलाल के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी सारी खुशियां छीन ली। कई महीनों से उसे लगातार खांसी और कमजोरी महसूस हो रही थी। पहले तो उसने इसे सामान्य बीमारी समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब परेशानी बढ़ने लगी तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, हजारीलाल, तुम्हें क्षय रोग अर्थात टीबी है। तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह सुनते ही हजारीलाल स्तब्ध हो गया। उस समय टीबी को एक अत्यंत खतरनाक और प्राणघातक रोग माना जाता था। उसके मन में सबसे पहले अपने जीवन का नहीं बल्कि उस लड़की का विचार आया जिसने जिसके जिससे उनका विवाह होने वाला था। वह सोचने लगा, यदि मेरा विवाह हो गया तो उस निर्दोष लड़की का क्या होगा? क्या मैं उसे भी दुख और बीमारी के अंधकार में धकेल दूंगा? उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह विवाह नहीं करेगा। लेकिन यह निर्णय लेना जितना आसान था, उसे परिवार को समझाना उतना ही कठिन था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। पिता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों बेटा, अचानक ऐसा विचार कैसे आ गया? हजारीलाल अपने रोग का सत्य बताने का साहस ना जुटा सका। उसने केवल इतना कहा, बस मेरी इच्छा नहीं है। पिता मुस्कुराए और बोले, यह सब युवावस्था की बातें हैं। विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। हजारीलाल चुप रह गया। उधर विवाह की तैयारियां लगातार आगे बढ़ती रहीं। शुभ मुहूर्त निकल गया। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। हजारीलाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने एक उपाय सोचा। उसने कन्या के पिता दरबारी लाल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपनी बीमारी का पूरा विवरण लिख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं नहीं चाहता कि आपकी पुत्री का जीवन मेरे कारण दुखमय हो। कृपया इस विवाह को रोक दीजिए। पत्र भेजने के बाद उसे लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसे अपने हृदय और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पत्र भेजने के बाद हजारीलाल के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। उसे विश्वास था कि जब दरबारी लाल को सच्चाई का पता चलेगा तो वे स्वयं यह संबंध तोड़ देंगे। लेकिन दिन बीतते गए और कोई उत्तर नहीं आया। हर सुबह वह डाकिये की राह देखता, हर शाम निराश होकर लौट आता।
उधर घर में विवाह की तैयारियां और तेज हो गई थी। आंगन में मेहमानों का आना जाना लगा रहता। महिलाएं मंगल गीत गाती, रिश्तेदार विवाह की बातें करते। इन सब के बीच हजारीलाल का मन डूबता जा रहा था। एक दिन आखिर यह पत्र दरबारी लाल के हाथों में पहुंचा। उन्होंने पत्र खोला और ध्यान से पढ़ा। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ देर तक वे गंभीर बैठे रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि लड़का सचमुच इतना बीमार है तो उसके माता पिता विवाह की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह विवाह से बचने के लिए कोई बहाना बना रहा हो। उन्होंने अपने कुछ मित्रों और शुभ चिंतकों को से सलाह ली। एक मित्र ने कहा, आजकल पढ़े लिखे लड़के अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं। संभव है यह भी है उसी प्रकार का कोई बहाना बना रहा हो। दूसरे ने कहा, यदि बीमारी इतनी गंभीर होती तो बात छिप ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे दरबारी लाल का संदेह विश्वास में बदल गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि पत्र की बातों पर ध्यान न देंगे। विवाह की तैयारियां पहले की तरह चलती रहेंगी। जब यह समाचार हजारी लाल तक पहुंचा तो वह भीतर तक टूट गया। उसकी अंतिम आशा भी समाप्त हो चुकी थी। अब उसके सामने केवल दो रास्ते थे। या तो वह चुपचाप विवाह कर ले और एक निर्दोष युवती का जीवन संकट में डाल दे, या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे विवाह ही ना हो सके। उस रात वह देर तक जागता रहा। कमरे में अकेला बैठा वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। खिड़की से आती चांदनी उसके उदास चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वह अनजान लड़की की छवि उभर रही थी, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। वह सोचता, उसका क्या दोष है? क्या समाज और परंपरा के कारण क्या उसे मेरे साथ दुख भोगना चाहिए? उसका अंतर्मन बार बार यही उत्तर देता, नहीं। अगले दिन वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बीमारी प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़ चुकी है। अत्यधिक सावधानी आवश्यक है। यह शब्द सुनकर हजारीलाल का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। अब वह किसी भी कीमत पर विवाह नहीं होने देना चाहता था, लेकिन परिवार, समाज और रिश्तेदारों के बीच उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। उधर विवाह की तिथि भी निकट आती जा रही थी। घर में उत्सव का वातावरण था, पर हजारीलाल के हृदय में एक भयानक तूफान उठ रहा था। और उसी तूफान के बीच उसने एक निर्णय लिया, जिसने न केवल विवाह रुक सकता था, बल्कि उसका अपना जीवन भी हमेशा के लिए बदल सकता था। अगली सुबह जब परिवार के लोग जागे तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे पूरे घर को स्तब्ध कर दिया। हजारीलाल अपने कमरे में नहीं था और मेज पर एक पत्र रखा था। हजारीलाल की माता जब उसे जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो बिस्तर खाली देखकर घबरा गई। उन्होंने सोचा शायद वह टहलने गया होगा, लेकिन कुछ ही देर में पूरे घर में खोजबीन शुरू हो गई। कहीं उसका पता नहीं चला। तभी किसी की नज़र मेज पर रखे एक पत्र पर पड़ी। पत्र हरियाली लाल के पिता के हाथ में कांपते हाथों से उन्होंने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, पिताजी, मैं आपका अपराधी हूँ कि बिना बताए घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया कि मेरा विवाह ना किया जाए, परंतु मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैं जानता हूँ मेरे इस कदम से आपको दुख होगा, लेकिन यदि मैं रुक जाता तो एक निर्दोष कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। मैं यह पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। कृपया मुझे खोजने का प्रयास ना करें। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आपका पुत्र हजारीलाल। पत्र पढ़ते पढ़ते पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
जिस पुत्र को उन्होंने इतने प्रेम से पाला था वह अचानक घर छोड़कर चला गया था। घर का उत्सव एक ही क्षण में शोक में बदल गया। उधर जब यह समाचार दरबारी लाल तक पहुंचा तो वे भी स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पहली बार लगा कि शायद हजारी लाल ने पत्र में जो कुछ लिखा था वह सत्य था। यदि वह झूठ बोल रहा होता तो घर छोड़कर क्यों जाता? उसके मन में ग्लानि पैदा होने लगी। वे बार बार अपने आप से पूछते, क्या मैंने एक सच्चे और ईमानदार युवक की बात पर विश्वास न करके भूल की? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवाह रुक गया। दोनों परिवारों में निराशा और दुख छा गया। उधर हजारी लाल शहर से दूर निकल चुका था। वह किसी को अपना ठिकाना नहीं बताना चाहता था। उसके पास बहुत कम धन था। वह साधारण धर्मशालाओं और सरायों में रात बिताता, दिन भर इधर उधर भटकता और अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसे लगता था कि उसने एक निर्दोष लड़की का जीवन बचा लिया है। उसे अपने कष्ट की चिंता नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कभी कभी तेज खांसी के साथ रक्त भी निकल आता। फिर भी उसके चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था। वह सोचता, यदि मेरे कारण किसी का जीवन बच गया तो मेरा कष्ट व्यर्थ नहीं है। लेकिन भाग्य ने उसके लिए अभी और भी कठिन परीक्षाएं संभाल रखी थी। एक दिन अचानक उसे अपने पुराने नगर से कुछ ऐसी खबर मिली जिसने उसके मन को गहराई तक झकझोर दिया और उसी क्षण उसे लगा कि शायद उसका त्याग अभी पूरा नहीं हुआ है। एक शाम हजारी लाल एक धर्मशाला के बरामदे में बैठा था। दिन भर की थकान और बीमारी ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था। तभी उसी नगर का एक पुराना परिचित वहां आ पहुंचा। पहले तो वह हजारी लाल को पहचान नहीं पाया। दुबला पतला शरीर, पीला चेहरा और बुझी हुई आंखें देखकर कोई भी उसे पहचानने में भूल कर सकता था। कुछ देर बाद जब वह पहचाना तो वह चौंक उठा। अरे हजारी लाल बाबू, आप यहाँ? सब लोग तो आपको खोज खोज कर परेशान हो गए हैं। हजारी लाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे खोजने से क्या लाभ? दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। इसी बातचीत में उस व्यक्ति ने नगर की कई खबरें सुनाई। हजारी लाल शांत भाव से सब सुनता रहा। लेकिन तभी एक ऐसी बात उसके कानों में पड़ी जिसने उसके मन को बेचैन कर दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस लड़की से उसका विवाह होने वाला था उसका परिवार बहुत बड़ी परेशानी में है। विवाह टूट जाने के कारण समाज के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग लड़की और उसके पिता को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि लड़की में ही कोई दोष रहा होगा, तभी विवाह टूट गया। यह सुनकर हजारी लाल का हृदय कांप उठा। जिस लड़की की रक्षा के लिए उसने अपना घर छोड़ा था वही अब समाज की कठोर बातों का शिकार बन रही थी। उसे गहरा दुख हुआ। उस रात वह देर रात तक सो नहीं सका। बार बार उसके मन में एक ही विचार आता रहा कि मैंने तो उसका जीवन बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे कारण उसे अपमान सहना पड़ रहा है। अगले कई दिनों तक वह इसी चिंता में डूबा रहा। बीमारी बढ़ती जा रही थी पर उसके मन की पीड़ा उससे भी अधिक थी। इधर नगर में दरबारी लाल की स्थिति भी दयनीय होती गई थी। जो लोग पहले उसके घर सम्मान से आते थे वही अब कानाफूसी करते थे। रिश्तेदार तरह तरह के प्रश्न पूछते। समाज की नज़रों में विवाह टूट जाना एक बड़ा कलंक माना जाता था। दरबारी लाल कई बार सोचते, काश मैंने उस पत्र पर विश्वास किया होता। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि हजारी लाल ने स्वार्थ से नहीं बल्कि त्याग और मानवता की भावना से यह कदम उठाया था। उधर हजारी लाल का स्वास्थ्य
लगातार गिरता जा रहा था। एक दिन तेज बुखार और खांसी के कारण वह सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाकर पास के एक छोटे अस्पताल में पहुंचाया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर उसके सिरहाने खड़ा था। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब आराम की बहुत आवश्यकता है। शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। हजारीलाल ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके पास समय बहुत कम बचा है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अधूरा काम बाकी था। एक ऐसा काम जिसके बिना उसे शांति नहीं मिल सकती थी। और उसी रात उसने एक नया निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो कहानी को उसके सबसे भावुक मोड़ की ओर ले जाने वाला था। उस रात हजारीलाल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ देर रात तक सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, क्या मेरे त्याग का परिणाम यही होना चाहिए कि एक निर्दोष लड़की और उसका परिवार समाज के तानों का शिकार बने। वह इस विचार से व्याकुल हो उठा। सुबह होते ही उसने अस्पताल छोड़ने का निर्णय कर लिया। डॉक्टर ने उसे समझाया, तुम्हारी हालत यात्रा करने लायक नहीं है। लेकिन हजारीलाल मुस्कुरा दिया, डॉक्टर साहब, कुछ काम ऐसे होते हैं जो शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति से पूरे होते हैं। कुछ दिनों बाद वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। यात्रा उसके लिए अत्यंत कठिन थी। कमजोर शरीर, लगातार खांसी और तेज थकान के बावजूद वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक शाम वह अपने पुराने नगर पहुंच गया, लेकिन वह सीधे अपने घर की नहीं गया। सबसे पहले वह दरबारी लाल के घर के आसपास पहुंचा। वहां उसने देखा कि पहले जैसी चहल पहल अब नहीं थी। घर के लोगों के चेहरे उदास दिखाई दे रहे थे। उसका हृदय और भी भारी हो गया। काफी देर तक वह दूर खड़ा रहा, सब देखता रहा। फिर उसने निश्चय कर लिया कि अब सच्चाई को और छिपाना उचित नहीं है। अगले दिन उसने दरबारी लाल को एक पत्र लिखा। इस बार पत्र पहले से भी अधिक स्पष्ट था। उसने अपनी बीमारी, डॉक्टरों की रिपोर्ट और घर छोड़ने का वास्तविक कारण का पूरा विवरण लिखा। साथ ही उसने यह भी लिखा, मैंने आपकी पुत्री का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि उसका भविष्य बचाने के लिए यह कदम उठाया था। यदि मेरे कारण उसे कोई दुख पहुंचा है तो मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। पत्र पढ़ते ही दरबारी लाल की आंखें भर आई। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हजारी लाल ने जो किया था वह असाधारण त्याग था। उन्होंने तुरंत उसे खोजने का प्रयास शुरू किया। कई दिनों की तलाश के बाद अंततः उन्हें पता चला कि हजारी लाल नगर के एक छोटे से धर्मशाला में ठहरा हुआ है। जब दरबारी लाल वहां पहुंचे और हजारी लाल को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। कुछ ही महीनों में वह कितना बदल चुका था। दुबला पतला शरीर, पीला चेहरा और कमजोर आवाज, उसे देखकर किसी का भी हृदय पिघल सकता था। दरबारी लाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर हजारी लाल का हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे। फिर दरबारी लाल बोले, बेटा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। हजारी लाल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आपने वही किया जो उस समय आपको उचित लगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद घटनाएं एक नई दिशा देने वाली थी। दरबारी लाल के मन में अब केवल पश्चाताप नहीं था, वे किसी तरह इस महान त्याग का सम्मान करना चाहते थे। और इसी प्रयास में कहानी का वे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। धर्मशाला से लौटते समय दरबारी लाल का मन अत्यंत व्याकुल था। वे बार बार हजारी लाल का पीला चेहरा और उसकी शांत मुस्कान याद कर रहे थे, जिस युवक को उन्होंने कभी संदेह की दृष्टि से देखा था। वही आज उन्हें एक महान आत्मा जैसे प्रतीत हो रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बता दी। सच्चाई सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए।
दरबारी लाल की बेटी लंबे समय तक मौन बैठी रही। उसके मन में हजारी लाल के प्रति गहरा सम्मान जाग उठा। उसे पहली बार समझ में आया कि कोई व्यक्ति किसी अनजान इंसान के सुख के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा सकता है। उधर दरबारी लाल ने निश्चय किया कि अब वे हजारी लाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले ही दिन वे धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने आग्रह किया, बेटा अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, हमारे घर चलो। लेकिन हजारी लाल ने विनम्रता से मना कर दिया, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। दरबारी लाल ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया हो वह कभी बोझ नहीं हो सकता। बहुत समझाने पर हजारी लाल उसके उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह दरबारी लाल के घर पहुंचा तो घर के सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। वहां उसे किसी अतिथि की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह सम्मान मिला। कई दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से अपने लोगों के बीच आ गया हो। लेकिन बीमारी लगातार अपना काम कर रही थी। दवाइयाँ चल रही थी, सेवा हो रही थी, फिर भी शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हजारी लाल यह सब समझ रहा था। उसे अपने जीवन की वास्तविकता का पूरा ज्ञान था। एक शाम वह आंगन में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आकाश लालिमा से भर गया था। उसे लगा जैसे उसका जीवन भी धीरे धीरे उसी डूबते सूर्य की तरह अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके मन में भय नहीं था। उसे केवल इस बात का संतोष था कि उसने किसी का अहित नहीं होने दिया। उसी समय दरबारी लाल उसके पास आकर बैठे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर दरबारी लाल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा तुमने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हजारी लाल मुस्कुराया, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। इन सरल शब्दों ने दरबारी लाल के हृदय को और भी अधिक द्रवित कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थता में होती है। इधर नगर में भी धीरे धीरे सच्चाई फैलने लगी। लोगों को पता चलने लगा कि विवाह किसी छल या धोखे के कारण नहीं टूटा, बल्कि एक युवक ने एक युवती का भविष्य बचाने के लिए स्वयं अपने सुख का बलिदान कर दिया था। जो लोग पहले निंदा करते थे वे अब प्रशंसा करने लगे और यहीं से शुरू हुआ उस सम्मान का दौर जिसकी हजारी लाल ने कभी इच्छा भी नहीं की थी। लेकिन भाग्य ने उसके लिए अपने अभी अंतिम परीक्षा बाकी रखी थी। नगर में जब हजारी लाल के त्याग की चर्चा फैली तो लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। जो लोग पहले उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे अब वह प्रशंसा करने लगे। कई लोग दरबारी लाल के घर आकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते। कुछ लोग उसे साहसी कहते, कुछ महान। लेकिन हजारी लाल को इन बातों से कोई फर्क विशेष प्रसन्नता नहीं होती थी। वह जानता था कि उसने जो किया वह किसी प्रशंसा के लिए नहीं था। उसे केवल अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनी। इधर उसकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसे चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। कभी कभी इतनी तेज खांसियाँ उठती कि वह कई मिनट तक बोल भी नहीं पाता। डॉक्टर नियमित रूप से आते और दवाइयाँ देते, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता बहुत कुछ कह देती। एक दिन डॉक्टर ने कहा, दरबारी लाल को अलग बुलाकर धीमे स्वर में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोग बहुत आगे बढ़ चुका है। यह सुनकर दरबारी लाल का हृदय बैठ गया। उन्होंने यह कहा कि किसी सदस्य को नहीं बताएं, लेकिन उनकी आंखों की उदासी सब कुछ प्रकट कर देती थी। उधर हजारी लाल भी अपनी स्थिति समझ चुका था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह केवल यह चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता को अधिक दुख ना हो। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। रात के शांत क्षणों में वह अक्सर अपने बचपन को याद करता था। माँ का स्नेह, पिता का प्यार, घर का आंगन
सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमा करता। एक दिन उसे दरबारी लाल ने कहा, यदि संभव हो तो मेरे पिता को यहाँ बुलवा दीजिए। दरबारी लाल समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत संदेश भिजवाया। कुछ दिनों बाद हजारी लाल के माता पिता वहां पहुंचे। अपने बेटे की हालत देखकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। पिता की हालत देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वे स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे। हजारी लाल ने धीरे से कहा, माँ रोइए मत, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है। हजारी लाल की आवाज अब धीमे पड़ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आप सब सुखी रहें। उसकी ये नजरें सभी पर, कमरे में खड़े सभी व्यक्ति पर एक एक करके गई। माँ पर, पिता पर, दरबारी लाल पर। यही उसके अंतिम स्वर थे और उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। यही उसके शब्द सुनकर सब शांत हो गए। कैंप कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। माँ की आंखें फूट पड़ी। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। दरबारी लाल सिर झुकाकर खड़े रह गया। जिस युवक को कभी उसने समझा नहीं था, वही आज उसे उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाकर जा चुका था। अगले दिन नगर में यह समाचार फैल गया। हर ओर शोक की लहर पड़ गई। लोगों को जब उसकी पूरी कहानी पता चली तो वे गहरे प्रभावित हुए। कई लोगों ने कहा कि ऐसा त्याग करने वाला व्यक्ति विरले ही जन्म लेता है। जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे, वे अब स्वयं को उसका दोषी मान रहे थे। नगर के बुजुर्गों ने उसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया। युवाओं को उसकी कथा सुनाई जाने लगी। लोग कहते, सच्चा मनुष्य वही है जो अपने सुख से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचे। जबकि हजारी लाल ने दरबारी लाल के मन में एक अमर छवि बना ली थी अपने लिए। तो ये थे कहानी आज की, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उद्धार। कहानी आपको यह सिखाती है कि हमें केवल अपने ही बारे में, अपनी ही प्रसन्नता में के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। हजारी लाल ने अपने सुख सुविधा के अलावा उस लड़की के बारे में सोचा जो कि अभी उनकी अपनी बनी ही नहीं थी, उनके लिए एक अजनबी थी, बल्कि उन्होंने इंसानियत के तौर पर, मानवता के तौर पर सोचा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।